नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। हम यहाँ पे है लखनऊ में स्मार्ट सिटी के तौर पे इसको हम देख रहे हैं और यहाँ की संभावनाएं देख रहे हैं। लेकिन इस अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे शेयर बाजार की, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी के भी अब नए ज़माने की लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बहुत लोग इसमें पैसे कमा सकते हैं और इसमें करियर भी लोग बहुत सारे बना सकते हैं। खासतौर पे दो मेहमान हमारे साथ हैं। मानस जायसवाल आपके ही शहर अपने लखनऊ के हैं और रोज सुबह उनको आप CNBC आवाज़ पे डेफिनेटली देखते होंगे और बेहतरीन पिक्स इनकी जो टेक्निकल्स की हैं वो आपको मिलती होंगी। साथ ही संदीप जैन हमारे साथ जयपुर से खास तौर पे आपके लिए आए हैं और आपने इनके जैकपॉट स्टॉक्स देखे होंगे जो बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं। तो दोनों खास मेहमान सिर्फ आपके लिए हम लेके आए हैं जो आपकी तमाम समस्याओं को, तमाम सवालों का जवाब देंगे। साथ ही आपको ये बताएंगे कि कैसे बाजार में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है जिससे कि अच्छी कमाई भी की जा सके। संदीप, शुरुआत आपसे ही करेंगे। जिस तरीके से अब बाजार एक स्ट्रगल मोड पे आ गया है कि थोड़ा सा रुक गया है, कंसोलिडेशन कुछ लोग कह रहे हैं इसको, हमें थोड़ा सा ये समझाइए संक्षिप्त में कि इस समय जो बाजार में अगर कोई स्ट्रेटजी बनाए और जिस तरीके का माहौल है, वो आपको लगता है कि यहाँ अगर पैसे डाल दिए जाए तो एक बहुत अच्छा रिटर्न अगले साल 2 साल में आएगा? बिल्कुल नीरज जी, ये बहुत सही सवाल पूछा आपने। मार्केट का ये समय अभी भी बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। क्वालिटी स्टॉक्स, अच्छे सेक्टर्स, जिन सेक्टर्स पे मोदी सरकार की जो फोकस है उन सेक्टर्स को चुने और वहाँ पे निवेश करें। बाय ऑन डिक्लाइंस की एक स्ट्रेटेजी अपनाएं हमेशा मार्केट में। अपने ही कुछ एक स्टॉक्स या सेक्टर्स को पिक करें जहाँ पे भी एक मार्केट लगता है कि बहुत तेजी आ गई है, वहाँ पे एक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की भी एक स्ट्रेटेजी अपनाएं, क्योंकि मार्केट में कहीं ना कहीं वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है और इस वॉलेटिलिटी को कंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं जहाँ पे भी नीचे के लेवल्स पे स्टॉक्स आते हैं वहाँ पे एवरेज की हम राय देते हैं। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा समय है। 1-2 साल, 3 साल, नेक्स्ट 3-4-5 साल बहुत अच्छे जाने वाले स्टॉक मार्केट के लिए और ये मौका बिल्कुल भी नहीं चूके, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और अब की बार मैं तो यही कहूंगा कि जैसे अब की बार मोदी सरकार का एक नारा था, हम कहते हैं कि अब की बार सिर्फ शेयर बाजार, ना प्रॉपर्टी ना कोई और, सॉरी मतलब मैं प्रॉपर्टीज की वैसे बुराई नहीं कर रहा, बॉन्ड्स हो या डेट्स हो या PPF हो या कोई भी अदर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हो, उनको एक बार आप साइड में रखें और शेयर बाजार में इन्वेस्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड्स को अपनाइए। इस बार म्यूचुअल फंड्स में पिछले 3-4 महीने में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स हुए हैं, तो मेरे हिसाब से उसमें SIP कीजिए और स्टैगर्ड वे में इन्वेस्ट करते जाइए। जैसे कि नीरज जी ने कहा कि स्टैगर्ड हो रहा मार्केट, एक तरीके से अटक गया है, तो ये अटकने का एक अपॉर्चुनिटी समझिए और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल एनकैश कीजिए और निवेश करने के लिए उतर जाए। बिल्कुल। मानस, आपके पास आएंगे। टेक्निकली कोई लेवल आप देख रहे हैं कि जहां से नीचे अब एक बढ़िया बॉटम बन गया है और यहां पे आप अच्छा निवेश कर सकते हैं? देखिए, पिछले करीब 15 ट्रेडिंग सेशंस में जो हमने करेक्शन देखा वो एक नॉर्मल करेक्शन है जो कि एक बड़े बुल रन के बाद आता है। अगर आप देखिए तो फरवरी से हमने रैली स्टार्ट देखी थी। 59 के लेवल्स थे निफ्टी के, उसके बाद लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम निफ्टी बनते हुए देखे गए। 8180 के हाइज बने, बट उसके बाद से हम लोअर टॉप लोअर बॉटम बनते हुए देख रहे हैं। ये एक नॉर्मल फेज है, नॉर्मल करेक्शन है। मैं समझता हूँ कि ये जो 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ है, जो कि काफ़ी समय के बाद, फरवरी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि निफ्टी ने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला गया है, ये करेक्शन थोड़ा डीप और हो सकता है। बट ये नॉर्मल फेज है। एक बड़ी रैली करीब हमने 5900 से 8100 2000 पॉइंट की रैली देखी है, तो अगर हमें 400-500 पॉइंट का करेक्शन मिलता है तो बहुत बढ़िया है मार्केट के लिए, हेल्दी मार्केट हो जाएगा और हम लोग को एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर हैं, काफ़ी ऐसे ट्रेडर हैं जो कि मार्केट में इंटर नहीं कर पाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर 7400 7500 के लेवल्स निफ्टी में आ जाते हैं तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनती है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वो बेहतरीन है और मैं समझता हूँ कि कम से कम 10400 के लेवल्स को आपको टारगेट सेट करके चलना चाहिए कि कम से कम 1.5 साल या 2 साल में हमें वो लेवल्स टेस्ट करने को मिलेंगे। तो बिल्कुल ये करेक्शन एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी बनती है इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल मानस, अब चलते हैं अपने लोगों के पास जो बहुत सारे सवालों के साथ हैं। सुरेश मिश्रा जी, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप खड़े हो जाइए और अपना सवाल पूछिए सर। मैंने ये आपसे पूछने की कोशिश की है कि जो शेयर बाजार में ये फंडामेंटल्स होते हैं, इस माध्यम से तो व्यक्ति अच्छा कर लेता है, क्योंकि कंपनियों का फंडामेंटल्स अगर मजबूत है तो फायदा है। ये जो टेक्निकल्स होते हैं जो रातों रात बदल जाते हैं, इससे कभी कभी हमें नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो इसलिए हम आपसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम फंडामेंटल्स पे जाएं या टेक्निकल्स पे जाएं? बिल्कुल मानस, सवाल आपके ऊपर है, बताइए। टेक्निकल, देखिए हम लोग टेक्निकल फॉलो क्यों करते हैं? अगर आप ट्रेडर हैं तो आप फंडामेंटल फॉलो करके आप पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट होगा। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमेशा आपको टेक्निकल चार्ट्स पे बेहतर मिलेगी।
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फंडामेंटल में आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं, बट अगर आपको छोटे नजरिए से करना है, अगर आप 2 से 3 दिन के लिए ट्रेड कर रहे हैं या तो 1 से 2 हफ्ते के लिए ट्रेड कर रहे हैं, तो फंडामेंटल रातों रात चेंज नहीं होते, बट टेक्निकल्स रातों रात चेंज होते हैं। इसीलिए अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको कि आप छोटे टाइम फ्रेम में आप ट्रेड कर लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ ये जरूर ऐड करना चाहूँगा, जिस तरह फंडामेंटल्स में कहा जाता है कि लॉन्ग टर्म निवेश करें, लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, वैसी ट्रेडिंग में भी लॉन्ग टर्म में ही पैसा बनता है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपने आज पैसा लगाया और आप 1 साल तक होल्ड कर रहे हैं। अगर आप ट्रेडर हैं, लेकिन एक फेज में मत आप करिए। आप ये नहीं कि 15 दिन आपने ट्रेडिंग करके आपने बंद कर दिया कि लॉस हो गया निकल गया। बट अगर आप लॉन्ग टर्म करते हैं, 1 से 1.5 साल का एक सिस्टम बना के, एक डिसिप्लिन बना के मार्केट में ट्रेड करते हैं, तो टेक्निकल्स में लॉन्ग टर्म में भी पैसा बनता है और शॉर्ट टर्म में भी बनता है। बिल्कुल ऐसा किया ना कि आप टेक्निकल आपने किया और फंस गए तो इन्वेस्टर बन गए। संदीप कुछ ऐड करेंगे? मैं तो टेक्नो फंडामेंटल्स की बात करता हूं। फंडामेंटली अच्छा स्टॉक चुने, कुछ अपने स्टॉक्स को पिक करके रखे। कई बार ऐसा होता है कि जो टेक्निकली अपन चार्ट्स पे देखते हो, अपने दिमाग में भाव की एक पता चल जाती है कि हाँ यहाँ है तो एवरेज करे, यहाँ है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करे, अपने आप चार्ट्स बनने लग जाते हैं। तो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स देखें और टेक्निकल एनालिस्ट की राय लें टाइमिंग के लिए, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, क्योंकि हर स्टॉक में एक सपोर्ट आता है, एक रेजिस्टेंस आता है। तो रेजिस्टेंस पे निकलने की कोशिश करें और सपोर्ट पे वापस से बाइंग की कोशिश करें। बट इसमें मैं राय दूंगा कि सुजलॉन और ये जो ट्रेडर फैंसी स्टॉक्स है, पुंज लॉयड, सुजलॉन और ये जीएमआर, जीवीके, इनको नहीं पकड़े सिर्फ अच्छे स्टॉक्स और उनमें काम करते रहे। थैंक यू सर। राजेश सेठ हमारे साथ होंगे। राजेश जी बताइए आपका सवाल क्या है? तो मेरा सवाल है कि जो हमने स्टॉक्स आपको दिए हैं, सीआईएल, रिलायंस, टाटा मोटर्स और एमएम, तो इनके टेक्निकल एनालिसिस आप कुछ बता पाएंगे? आपके पास है शेयर अभी या आप लेना चाहते हैं? सीआईएल का है मेरे पास, एक कोल शेयर। इंडिया है इनके पास। पहले टेक्निकल देखते हैं हमारा कोल इंडिया। देखिए, कोल इंडिया एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आप पहली बात तो ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको, आप निवेश करके चलें। अगर आपका व्यू 8 to 10 मंथ्स का है तब तो आप स्टॉक में पोजीशन बनाएं, अदरवाइज ट्रेडिंग में आपको ऐसा हो सकता है कि आपको हमेशा लेफ्ट आउट फीलिंग हो, मार्केट 10% बढ़ गया बट कोल इंडिया नहीं बढ़ा। बट अगर आप निवेश करके चलते हैं, अगर 6 to 8 मंथ्स का व्यू लेके चलते हैं, तो जो स्टॉक ने 200 डे मूविंग एवरेज पे पिछले दिनों सपोर्ट लिया है, वो इंडिकेट करता है कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, लोअर लेवल पे सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। और अगर 1 से 1.5 साल का व्यू लेके चलिए तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं 420, 450 के लेवल्स वापस देखने को मिलेंगे कोल इंडिया में। संदीप, 2 स्टॉक जो एक ही सेक्टर के, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो इनकी इच्छा है शायद आप आगे ले चुके हैं और बहुत आउट परफॉर्म किया है इस पूरे सेक्टर ने, खासतौर पर इन दोनों शेयरों ने भी। संक्षिप्त में आप बताइए कि ये दोनों शेयर क्या इस वक्त भी लेने चाहिए और एक बड़ी रैली राइड करेंगे? बिल्कुल बेहतरीन है। टाटा मोटर्स में मैं राय दूंगा निवेश करने की। टाटा मोटर्स का भी डीवीआर, ये मैंने चैनल पे काफ़ी बार डीवीआर के बारे में बताया, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स है। ये बेसिकली एक छोटी सी वोटिंग राइट की फैसिलिटी नहीं है, उसकी वजह से ये बहुत सस्ते चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि 180 रुपए जब ये चल रहा था तो ये 360 रुपए चल रहा था टाटा मोटर्स। अब ये 50-60% के डिफरेंस से लेकर अब ये आ गया 30-35%, और अभी ये और रिड्यूस होगा। इंटरनेशनली ये 15-20% रहता है। और टाटा मोटर्स डीवीआर अभी अच्छा करेक्ट हुआ है। इनफैक्ट कल 296 का लो बना के वापस से बाउंस किया है। तो कहीं ना कहीं ये टाइम अच्छा है निवेश करने का और इसको बिल्कुल लें। टाटा मोटर्स में डीवीआर की मैं बात कर रहा हूँ। और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी अच्छा स्टॉक है, बट स्टिल आई विल गो विद टाटा मोटर्स, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट भी बहुत अच्छा है। जैगुआर, लैंड रोवर और ये सारी चीज़ें तो है ही हैं साथ में। और प्लस अगर इंडिया में भी जो इन्वेस्टमेंट साइकिल को अगर बढ़ावा मिलेगा तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स डोमेस्टिक मार्केट में भी बहुत अच्छा करेगी। तो ओवरऑल टाटा मोटर्स के साथ रहें तो ज़्यादा बेहतर है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में भी थोड़ा बताइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज अच्छा स्टॉक है, डेफिनेटली इसमें 2 से 3 साल का नजरिया रखिए। ये क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे तो इसमें निवेशित रहें और इन लेवल्स पे बिल्कुल निवेश करें। और कम से कम 1300-1400 रुपये के भाव हो सकता है कि आपको मिले, बट 2 से 3 साल की अवधि। तो ये 2000-3000 के बीच तक नहीं जा सकता? देखिए, लंबा इंतजार करेंगे तो डेफिनेटली जाएगा। वो तो फिर आपको ब्याज की कैलकुलेशन, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी लगानी पड़ेगी। बिल्कुल। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अपने दोनों ही जो हमारे विशेषज्ञ जिनको हम खासतौर पर आपके लेके आए हैं, मैं चाहता हूँ कि ये आपको कुछ अच्छे पिक्स भी दें। मानस, एक स्टॉक आप बताइए जो आपको बस लगता है कि इसमें पैसे लगा देने ही चाहिए सही समय। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर निफ्टी को 10,000 या 10,400 जाना है तो वहाँ पर बैंकिंग स्पेस को चलना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके बहुत डिफिकल्ट है कि निफ्टी 10,000 के लेवल्स टेस्ट करेगा। मेरा पसंदीदा अगर स्टॉक की बात करिए तो मैं समझता हूँ येस बैंक है, जो कि प्राइवेट बैंकिंग में है। यहाँ से भी जिस तरह के लॉन्ग टर्म चार्ट्स हैं वो ऐसा लगता है कि 30 से 35% के रिटर्न 1 साल में मिलने चाहिए। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर आप बिल्कुल निवेश करें। इवन जो PSU बैंकिंग है वहाँ पर भी बहुत स्ट्रेंथ है, वहाँ पर भी निवेश के मौके हैं। बट अगर हमें केवल एक स्टॉक चूज करना है तो प्राइवेट बैंकिंग से येस बैंक होगा। संदीप, एक आपका भी जैकपॉट बढ़िया सा।
रैमको इंडस्ट्रीज, इनफैक्ट ये स्टॉक अभी अच्छा खासा करेक्ट कर चुका है। इनफैक्ट रिसेंटली ये 85 तक गया था और वापस से अभी 63-64 के लेवल्स पे है। तो ये स्टॉक बहुत अच्छा लगता है मुझे, और पर्टिकुलरली ये जिस सेगमेंट में है और पर्टिकुलरली इस कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट्स है, इसके मार्केट कैप से ज़्यादा के इन्वेस्टमेंट्स है, रैमको सीमेंट्स में इसकी स्टेक है, जो पोर्टफोलियो है उसका बुक वैल्यू के हिसाब से बहुत अच्छी वैल्यूएशन आती है, और सिर्फ 500-600 करोड़ में ये कंपनी अवेलेबल है, और अच्छे खासी नेटवर्थ और अच्छी खासी बुक वैल्यू है कंपनी की। डिविडेंड यील्ड बेहतरीन है, और जिस सेगमेंट में है वहाँ पे ये लोग वेयरहाउसिंग और जो भी इंडिया में अभी इन चीज़ों पे फोकस आ रहा है, तो इसका पूरा बेनिफिट इस पर्टिकुलर सेक्टर को मिलेगा। रूरल डिमांड का बेनिफिट मिलेगा। तो 63-64 रुपए में लेके यहाँ से डाउनसाइड रिस्क बहुत कम है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतरीन लगता है। तो रैमको इंडस्ट्रीज मुझे लगता है कि अच्छा चलना चाहिए यहाँ से। तो ये दो स्टॉक येस बैंक और रैमको इंडस्ट्रीज आपको सुझाए गए कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक और छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक से लौटेंगे तो और तमाम सारे सवाल मेरे हाथ में है वो आपसे लेंगे। साथ ही दोनों लोगों से और कुछ अच्छे सेक्टर्स और पिक्स आपको बताएंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट करके आप बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका लखनऊ से। स्मार्ट सिटीज लखनऊ में हम हैं और यहाँ पे तमाम सारे हमारे साथ लखनऊ के लोग जुड़े हुए हैं जो इस समय शेयर मार्केट के बारे में अपने सवाल पूछ रहे हैं और हमारे जानकारों से राय भी ले रहे हैं। फिर से शुरू करते हैं सिलसिला सवाल जवाब का। पीयूष अवस्थी जी हमारे साथ होंगे। पीयूष जी पूछिए सवाल। सर नमस्कार। मैं एक बहुत पेशेंट इन्वेस्टर हूँ, और जैसे कि आपके चैनल को हम बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, और जो भी एक थोड़ा सा सेक्टोरल स्टडी ये सब करके इन्वेस्ट करने में यकीन रखते हैं, और काफ़ी लंबे समय तक पैसा जो भी छोटा मोटा होता लगाते हैं। हमने ये देखा कि जेपी ग्रुप जो है दे आर डूइंग ऑल राइट थिंग्स। दे आर इन होटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, व्हाट नॉट, और हमने उसमें देखा काफ़ी पोटेंशियल है। वो नेशन बिल्डिंग में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दे आर डूइंग राइट थिंग्स, सो आई हैव इन्वेस्टेड समथिंग। लेकिन जेपी एसोसिएट से लेकर के जेपी इंफ्रा में और जेपी पावर वेंचर्स में सभी जगह हमने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया। आज चूंकि आप लोग यहाँ हैं, हम ये जानना चाहते हैं। करेक्ट, प्रॉफिट नहीं हो रहा है जेपी ग्रुप में। आपने जो स्टडी करी, संदीप बहुत संक्षिप्त में समझाइए। सर मैं बताना चाहूंगा 7 साल पहले से मेरा पैसा इन्वेस्टेड है। आपका क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए, माय फेथ इज नॉट शेकन, बट हम उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि करेक्ट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस मार्केट में ये है, जब भी कोई भी ग्रुप थोड़ा सा काम कर लेता है और बड़ा एक्सपेंशन करने के लिए वो लोग डेट्स लेने लग जाते हैं। और जेपी ग्रुप ने जो सबसे बड़ी गलती की है वो डेट्स की है। आप 80,000 करोड़ रुपया, 60,000, 70,000 करोड़ के डेट्स लेके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कि एक तरीके से डेड एसेट्स। आप जैसे इंडिविजुअल लाइफ में देखिएगा, आपने ब्याज में पैसे लेके एक प्रॉपर्टी खरीद ली। अब ब्याज के पैसे देने के लिए भी कई बार आपके पास कमाई नहीं हो, तो वैसा ही अभी ट्रैप में आ गया। कहीं ना कहीं डेट ट्रैप में जेपी ग्रुप आया, और अपनी एसेट्स जब बेचने जाता है तो कहते हैं ना कि वो मरे का माल, वो वैसे वाली हालत होती है, माल भी नहीं बिक रहा उनका। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से जेपी ग्रुप या कोई भी ऐसे जो डेट रिडन कंपनीज है उनसे दूर रहें। और इनफैक्ट सीएनबीसी आवाज पे मुझे ध्यान है कम से कम 4-5 शोज डेट रिडन कंपनीज के ऊपर की, और हमने हमेशा से ना किया। जहां पे भी डेट्स बड़े हो, भले वो रेणुका शुगर्स हो या जेपी और ऐसे कई ग्रुप्स हैं, उनसे दूर रहने की कोशिश करें और जीरो डेट कंपनीज को कोशिश करें ढूंढने की। सुयोग सिंघल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा जल्दी जल्दी सर, बहुत सारे लोग सवाल है। सुयोग बताइए फटाफट अपना सवाल, आपका क्या है? मैं बैंक ऑफ इंडिया होल्ड कर रहा हूँ पिछले 16 साल से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, और सही समय है उससे निकलने का कि कितने में लिया था करना आपने? चाहिए। कितने रुपए में लिया था? ये आईपीओ था, शायद 40 रुपीज़ में लिया था। तो बहुत मोटा मुनाफा कमाने। मानस, देखिए, जैसे मैंने पहले बोला कि फ्लेवर मार्केट का बैंकिंग है, और अगर आप विश्वास रखते हैं कि मार्केट में स्ट्रेंथ है तो बिल्कुल बैंकिंग में बने रहना चाहिए। बैंक ऑफ इंडिया एक बेहतरीन चार्ट्स है। अगर आप डेली या वीकली चार्ट देखिए तो बहुत बेहतरीन चार्ट्स हैं। मैं समझता हूँ कि पोटेंशियल इसमें कम से कम, बहुत लंबा व्यू देना डिफिकल्ट है मेरे लिए टेक्निकली, बट कम से कम 1 साल का अगर आप व्यू रखते हैं तो मैं समझता हूँ 320 से 350 तक के लेवल जरूर देखे जाएंगे बैंक ऑफ इंडिया में। करेक्ट। ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफिट भी ये बना चुके हैं बहुत सारा। तो मेरे ख्याल में आपके जो इशू प्राइस 40% था, तो आप डिविडेंड ले चुके होंगे इसमें। अनूप अग्रवाल अगर है हमारे साथ, तो आप बताएं सर, आपके पास आईटीसी एचयूएल पे आपका सवाल है, बताएं। 3 दिग्गज है जी, उनके ऊपर सवाल है जी। आईटीसी, हिंदुस्तान लीवर एंड नेस्ले। ओके,
उसमें अगर करंट स्टेट में आज की जो रेट है उसमें प्रॉफिटेबल रहेगा फर्दर इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि नहीं, क्योंकि 5 साल में क्या सिनेरियो देखते हैं इस कंपनी का, क्या फीचर्स है, दोनों चीज़। मानस, करंट लेवल क्या और फेवरेबल है? नहीं, देखिए अगर आप ट्रेडर हैं तब तो आप निवेश करिए। इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं, देखिए लॉन्ग टर्म के लिए मैं नहीं समझता कि HUL या ITC दोनों ही स्टॉक ऐसे हैं जो बेहतरीन रिटर्न देंगे। और काफ़ी सेक्टर्स ऐसे हैं जो फ्लेवर में है मार्केट में, आप वहाँ निवेश करिए। मैं नहीं समझता कि FMCG आउट परफॉर्म करेगा मार्केट्स को। अगर यहाँ से निफ्टी या मार्केट 20% अप मूव दिखा सकता है तो मैं नहीं समझता कि FMCG बेहतरीन रिटर्न देगा। नेस्ले की जो आपने बात की वो एक ऐसा स्टॉक है जो मैं समझता हूँ डिप पे आपको बाई करना है। कहीं ना कहीं 5400 के लेवल्स आए तो वहाँ पर जरूर निवेश करें। संदीप, आपके पास सवाल आने वाला है। विजय कुमार अग्रवाल, बताइए विजय जी। वर्ल्ड मार्केट में क्रूड की हालत खराब होती जा रही है, और पहले जब क्रूड की हालत मतलब बहुत तेज चल रहा था तब एयरलाइन स्टॉक पट रहे थे। अब क्रूड नीचे आ रहा है तो इनका क्या स्कोप है स्पाइस जेट और जेट एयरलाइंस का? संदीप, आप कन्विंस हैं कि क्रूड नीचे आया इसलिए एयरलाइंस स्टॉक चलने चाहिए? नहीं, देखिए अगेन यहाँ पे भी डेट्स के इश्यूज है, अपने नेटवर्थ इरोड हो रहे हैं इनके। और प्रॉब्लम क्या है इनकी, कट थ्रोट कंपटीशन, और सामने एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर है जो है अनलिस्टेड प्लेयर इंडिगो, और बाकी नए नए एयरलाइंस रोज आ रही है। तो ओवरऑल एयरलाइन सेक्टर को बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए। जो भी इन्वेस्टर ट्रेडर है तो बात अलग है, आप कोई बाउंस बैक और कोई छोटी मोटी ये सब ट्रेडिंग कर लो तो बात अलग है, बट एज एन इन्वेस्टमेंट एयरलाइन स्टॉक्स, जो भी बड़े दिग्गज दुनिया के इन्वेस्टर्स भी है वो लोग ने भी हमेशा से इस सेक्टर को अवॉइड किया, और मेरी भी राय यही रहेगी कि एयरलाइन स्टॉक्स में निवेश नहीं होता है। लेकिन ऐसा है कि इनकी जो लागत है, जो इनका रिटर्न आता है 40% क्रूड की उस पर होता है डिपेंड, और क्रूड लगभग 30% पर मार्केट नीचे आ चुका है। तो मतलब, और दूसरी बात ये गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट को बहुत इनकरेज कर रही है। अभी नई बुलेट ट्रेन आने वाली है देश में, तो एयरलाइन स्टॉक को भी धीरे धीरे इनकरेज करेगी ये नई एयरलाइंस आ रही। अभी हैदराबाद में इन्होंने क्या करा है कि ना बिल्कुल बैट हटा दिया, 1% कर दिया है। गोवा गवर्नमेंट ने उस पर ड्यूटी हटा दी है। यूपी में भी अभी 3 जगह इलाहाबाद बनारस के लिए फ्लाइट शुरू हो रही है, उसमें ड्यूटी हटा रही है। तो अगर क्रूड की रेट अगर बहुत कम आ गए तो इनका इसको बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा? नहीं, देखिए इसमें थोड़ा सा मैं संदीप को इसमें ऐड करूंगा कि बहुत बार कैसा क्या होता है कि आप केवल क्रूड के पर्सपेक्टिव देखते हैं, उनका लोड फैक्टर भी देखना चाहिए, उनके जो फेयर चार्जेस वो देखने चाहिए। जो कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है, 2000, 3000, 4000 के टिकट पे आप ट्रेवल कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपके फंडामेंटल्स को हैम्पर करता है। इसलिए जैसा संदीप कह रहे थे कि इस सेगमेंट में आपने बहुत सारा डेट ले रखा है और बहुत सारे आपके दूसरे खर्चे हैं, तो केवल क्रूड उसको सब्साइड कर देगा, ये थोड़ा सा नहीं। लेकिन अभी आज के पेपर में था, टाइम्स ऑफ इंडिया मॉर्निंग में, कि स्पाइस जेट की ऑक्यूपेंसी 85% हो गई है। वो एक फेज होता है कि इस समय फेस्टिव सीजन चल रहा है तो चलिए थोड़ा 85% हो गया, लेकिन ओवरऑल ऑक्यूपेंसी या लोड फैक्टर लीन पीरियड में भी इनका जो है बहुत कमजोर हो जाता है। खैर चलिए, जैसा कि संदीप ने आपको सुझाव दिया कि एयरलाइन से थोड़ा बचिए। एक सवाल और लेते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोहन लाल मौर्य हमारे साथ हैं जो म्यूचुअल फंड के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं। सोहन लाल जी बताएं। स्मॉल कैप फंड या सेक्टोरल फंड, कहाँ पैसे लगाएं? इनका सवाल बहुत अच्छा है। इनफैक्ट इन्होंने खुद ने आंसर कर दिया, स्मॉल कैप फंड में बिल्कुल लगाएं। अगर म्यूचुअल फंड में निवेश ही करना है तो आप स्मॉल कैप और मिड कैप फंड्स में लगाएं। डीएसपी का डीएसपी ब्लैक रॉक का स्मॉल कैप मिड कैप फंड है, मेरे अपॉर्चुनिटीज़ है, एचडीएफसी का स्मॉल कैप फंड है, तो इन फंड्स में लगाने की कोशिश करें। आईडीएफसी प्रीमियर फंड है, इन टाइप के फंड्स में लगाने की कोशिश करें और ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न्स मिलेंगे लॉन्ग रन में आपको। अच्छा, एक और सवाल है सर हमारा कि एमएमटीसी जो है कैसा जो है शेयर रहेगा, जो है अगर इसको 2 साल के लिए अगर हम लेना चाहें, होल्ड करना चाहें तो? अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मुझे ध्यान है ऐसे ही एक मेरे पास फ़ोन आता थे, टीवी में देख के कई लोग फ़ोन करते हैं, तो 550-600 से देखते देखते ये 50 रुपये तक आया, क्योंकि इसकी पहले फ्लोटिंग स्टॉक नहीं थी और सरकार ने जब इसका डिसइन्वेस्टमेंट किया तो ये करीब 50 रुपये 40 रुपये तक भी आया है। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत एक बाउंस बैक प्ले है, बाकी अदरवाइज जिस वेफर थीन मार्जिन में काम करती है और जो ये धंधे में है, उस धंधे की लिस्टेड कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग रन में कोई पैसा बनेगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ये जो दोनों हमारे जानकार जो विशेषज्ञ उन्होंने आपको सलाह दी कि आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी मार्केट में ट्रेड करते समय, कि एक तो आपको बहुत अच्छे से उनको स्टॉक को देखना है, स्टॉप लॉस टारगेट फॉलो करना है और अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी में निवेश करना है जिनमें बहुत कर्ज ना हो। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं जो थोड़ा सा बहुत मामूली सा होमवर्क करके भी आप समझ सकते हैं, तो एक बेहतर रिटर्न आप कमा सकते हो। और आपके बीच में ही एक
हैं जिन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में बहुत पहले निवेश किया था और जिस कीमत में उन्होंने किया था उससे कहीं ज़्यादा वो डिविडेंड कमा चुके हैं। तो ये एकदम प्रूवन है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में तो डेफिनेटली बहुत पैसे बनेंगे। यहाँ पे एक और छोटा सा विराम लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, वहाँ से लौटेंगे तो आपके सामने तस्वीर रखेंगे फिर से स्मार्ट सिटी की बहुत बड़े स्तर पे। जिस तरीके से लखनऊ को हम मान के चल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, इंफ्रा में है, एम्प्लॉयमेंट में है, कल्चर में है, तो वो एक कैसी तस्वीर निकल के आएगी, इस पर चर्चा करेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद।